एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक साइकोलॉजी में। ये हमारा पार्ट फोर्थ है। अभी तक मैं आप लोगों के साथ थर्ड पार्ट शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम फोर्थ पार्ट में बात करने वाले हैं रीजनिंग एंड थिंकिंग। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा और इसके बाद ये चैप्टर हमारे फिनिश हो जाएगा। जितने भी इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं हम सब क्लियर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट इसमें हम करेंगे रीजनिंग एंड थिंकिंग। इट इज अ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग विच लीड्स टू पोर डिसीजन and conclusion solution in reasoning different fact or arranged in a systematic order to reach a particular goal. Reasoning is thus high level mental process that involves systematic, careful and organized thinking. मीन्स इसमें कहा है कि हाई लेवल की थिंकिंग होती है जो डिसीजन, कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन की ओर ले जाती है। किसी भी पर्टिकुलर गोल्स तक पहुंचने के लिए डिफरेंट रीजनिंग फैक्ट करना या सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑर्डरली करना होता है। इस टाइप की रीजनिंग करना हाई लेवल की मेंटल प्रोसेस होती है। इसमें ऑर्डरली, केयरफुली एंड ऑर्गेनाइज थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन भी है, तो हम डेफिनेशन भी देखेंगे। इसमें थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो फर्स्ट इसमें है गेट्स एंड सेकंड इसमें गैरेट एंड थर्ड इसमें स्किनर। तो इसमें गेट्स ने डिफाइन किया है, रीजनिंग इज द टर्म अप्लाइड टू हाईली पर्पसफुल सो कंट्रोल एंड सिलेक्टिव थिंकिंग। गेट्स ने डिफाइन किया है हाईली पर अप्लाइड होता है, ठीक है। गेट्स ने डिफाइन किया है हाईली पर अप्लाइड होता है, इसका पर्पसफुल, कंट्रोल एंड सिलेक्टिव थिंकिंग होता है। सेकंड आता है गैरेट। गैरेट ने इसमें स्टेटमेंट दी है, रीजनिंग इज स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस और गोल इन माइंड। रीजनिंग क्या है? स्टेप वाइज थिंकिंग है और एक पर्पस यानी कि जो गोल है, ठीक है, उसका क्या है? माइंड है। यानी कि गैरेट ने कहा कि रीजनिंग एक के साथ स्टेप वाइज थिंकिंग है, इसका पर्पस और गोल्स माइंड है। स्किनर ने डिफाइन किया, रीजनिंग इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द मेंटल ऑर्गेनाइज एंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्किनर ने डिफाइन किया रीजनिंग को वर्ड है, ठीक है, यानी कि रीजन जो है वो एक वर्ड है जिसे यूज किया जाता है, जिसे डिस्क्राइब मेंटल ऑर्गेनाइज टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि इसका यूज किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट की मेंटल, इसमें है ऑर्गेनाइजिंग को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो इसमें क्या कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रीजनिंग को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें आता है इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इसमें आता है डिडक्टिव। तो फर्स्ट इसमें आता है इंट्रोगेटिव रीजनिंग। इट इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग व्हिच moves from particular to general. It means that versus specific fact and observation are purpose to a general condition. We use the types of thinking in day-to-day life as we used to observe many particular facts and conclude a general conclusion based on these facts. For examples, particular fact and general concept means इस टाइप की थिंकिंग जो है, मतलब जो इस टाइप की थिंकिंग है जो पर्टिकुलर जनरल की ओर मूव करती है। इट मीन्स कि डिफरेंट प्रिंसेस एंड स्पेसिफिक फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन को एक जनरल कंडीशन में प्रोसीड किया जाता है। इस टाइप की थिंकिंग का यूज लाइफ में डे बाय डे डेली यूज करते हैं, जैसे कि हम भी करते हैं। मैनी पर्टिकुलर फैक्ट का कैलकुलेट करते हैं और एक जनरल कैलकुलेशन निकालने के लिए इन फैक्ट के बेस पर सॉल्यूशन निकलता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इसमें जो फैक्ट है नर्स केयर अदर्स। एक नर्स दूसरों की परवाह करती है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। सेकेंड है नर्स सपोर्ट पेशेंट इमोशनली एंड मोरली। नर्सिंग इज द नोबल प्रोफेशन। मीन्स इसमें कहा गया है कि जो इसमें जो नर्स है, ठीक है, एक नर्स इमोशनली एंड मोरली रूप से पेशेंट को सपोर्ट करती है, ये उसका क्या है? नोबल प्रोफेशन है। फैक्ट थर्ड आता है नर्स अटेंड नीड टू पेशेंट। जो नर्स है वो पेशेंट को हर तरह की नीड्स प्रोवाइड करती है। फैक्ट फोर नर्स सेक्रीफाइस हर कंफर्ट इन परफॉर्मिंग ड्यूटी। नर्स पेशेंट की नीड्स को पूरा करती है, नर्स ड्यूटी करने में कंफर्ट करती है। वो अपनी, यानी कि जो वो उसकी जो अपनी खुद की सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी ड्यूटी करती है, यानी कि ईमानदारी से वर्क करती है। जनरल कंसेप्ट में क्या कहा गया है? इसमें है नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग का क्या है? ये एक नोबल प्रोफेशन है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रॉम द अबव स्टेट एंड फैक्ट अबाउट अ नर्स विद द हेल्प ऑफ, इसमें है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टिव एंड रीजनिंग वी कैन इजिली कंक्लूड अबाउट नर्सिंग प्रोफेशन दैट नर्सिंग इज द नोबल प्रोफेशन। मीन्स कहा गया है कि नर्सिंग उसका एक पेशा होता है। एक नर्स के बारे में ऊपर बताए गए जो फैक्ट की हेल्प क्या है, इसमें इंटरेक्टिव रीजनिंग के बारे में हम इजिली जो है कंक्लूड निकाल सकते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन होता है, नर्सिंग एक महान होती है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिटेक्टिव रीजनिंग, यानी कि इसमें है इट इज अ काइंड थिंकिंग विच
proceed from general to particulars. It means the form of general and conclusion different particular fact are extracted. यानी कि इस टाइप की थिंकिंग जो होती है वो जनरल नॉर्मली निष्कर्ष से अलग अलग फैक्ट निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया गया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखने होंगे. तो जनरल कंसेप्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, यानी कि सभी ह्यूमन मॉर्टल होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें है रेप्टिल्स आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि जो सीरीज कोल्ड ब्लड वाले होते हैं. नेक्स्ट इसके बाद है एक्सटेंड कंसेप्ट, एज आई एम अ ह्यूमन एंड देन आई एम मॉर्टल, यानी कि जैसे कि एक ह्यूमन हूँ, ठीक है, यानी कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक मॉर्टल हूँ, राइट. नेक्स्ट आता है स्नेक आर एप्लाइड सो स्नेक आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि स्नेक सरीसृप होते हैं इसलिए स्नेक कोल्ड ब्लड वाले होते हैं. इस पर नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग, यानी कि इसमें क्या कहा गया वो भी हम देख लेते हैं. इट इज रिलेटेड टू रीजनिंग. रीजनिंग क्या है, यानी कि इसमें बोला क्या है, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है वो हम कैसे करते हैं, इसमें रीजनिंग का क्या इसमें रोल है, पूरी डिटेल इसमें दे रखी है. तो फर्स्ट इसमें दे रखा है इट इज रिलेटेड टू रीजनिंग, यह रिलेटेड होती है रीजनिंग से. प्रॉब्लम इज रियलाइज्ड व्हेन सम ब्लॉकेज और बैरियर इज देयर अचीवमेंट्स ऑफ गोल. जब हम अपने गोल को अचीव कर जाते हैं, अचीव करने के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसे हम रियलाइज करते हैं, तब क्या होता है, हम कुछ प्रॉब्लम्स को और कुछ ब्लॉकेज और बैरियर को क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं टू अचीव द गोल. जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं, इट इज एसेंशियल टू रिमूव द ब्लॉकेज. हम उसी वक्त उस ब्लॉकेज और क्या करते हैं, बैरियर को क्या करते हैं, उसी वक्त रिमूव करने की कोशिश करते हैं. टू रिमूव द ब्लॉकेज, यानी कि हम क्या करते हैं, ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए सोनिंग प्लेइंग एज इंपॉर्टेंट रोल. इसमें क्या होता है, इसका सोनिंग का क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट. दी इसमें है डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग इंडिकेट द इट इज अ हायर लेवल सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग विद द गोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. रीजन की जो डेफिनेशन इंडिकेट करती है हाई लेवल, ठीक है, जिसमें सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज थिंकिंग, जो हमने गोल लिया है उसकी, जो भी हमारे रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है उसको सोल्व करने की. दस ऑल द एफर्ट एंड मेथड यूज टू रिमूव द ब्लॉकेज आर नो एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एफर्ट और मेथड को यूज किया जाता है ब्लॉकेज एंड बैरियर को, राइट. उस चीज को सोल्व किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया जाता है कोई भी मेथड को यूज करके, राइट. इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम द रीजनिंग इज बेस्ड ऑन टू लॉज, यानी कि जो ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रीजनिंग है इनको टू बेस पर लॉज पर क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इनके नेम है एल्गोरिथम एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है हेरिस्टिक्स. तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि इसमें एल्गोरिथम, नेक्स्ट आता है. तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, this law states that some problems have fixed set of the step or formulas to solve the problems. इसमें कहा गया है, ये लॉज इसमें कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का, ठीक है, इसमें फिक्स सेट होता है और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूलाज इसमें लगाए जाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को क्या किया जाए, हल किया जाए. विदाउट अप्लाइंग एंड रीजनिंग ऑन दिस टाइम प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. इस पे हम विदाउट अप्लाइंग रीजनिंग को जो है स्टेप प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल सम स्पेसिफिक एंड इसमें है फॉर्मूलाज एंड स्टेप टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं जो स्टेप वाइज जो है मैथमेटिकल की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है. इससे पता है हेरिस्टिक. इसके बाद नेक्स्ट आता है हेरिस्टिक. इसमें कहा गया है कि इट इज अनदर लॉ व्हिच स्टेट्स दैट सम प्रॉब्लम डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. द प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड इन मेनी वे एंड द बेस्ट सॉल्यूशन should be selected. According to this law, the bigger problem can be divided into smaller and problem. Then solving each the smaller problem one by one, the bigger problem is solved. In this, the past experience play an important role. John Dewey has given 5 stages of problem solving, and these some stages also work in reasoning. कहा गया है कि यह एक लो है जो ये बताता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसमें कहा गया है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रिप पर, यानी कि घूमने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, राइट. यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. अगर हम उस सॉल्यूशन को ढूंढ ले तो हमारी जो गाड़ी है वो भी ठीक हो सकती है. यानी कि हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे पास पर्टिकुलर उसका सॉल्यूशन है तो उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, राइट. तो यही इसमें कानून कहना चाह रहा है, राइट, यानी कि लॉ भी इसमें यही बोल रहा है. दी प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व इन मैनी वेज एंड बेस्ट सॉल्यूशन शुड बी सिलेक्टेड. यानी कि इसमें कहा गया है कि जो इसके अंदर सॉल्यूशन है,
जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन में भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं, राइट। कई मायनों में उस सबसे अच्छा जो समाधान चुना जा सकता है, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड किया जा सकता है और जो स्मॉल जो प्रॉब्लम में, और फिर एक हर एक प्रत्येक को जो है इसमें सॉल्व किया जा सकता है। एक के बाद एक छोटी जो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हल किया जाना चाहिए। अगर छोटी प्रॉब्लम उसे हल नहीं किया जाए तो वो क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी, तो वो क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। यानी कि उसको सोल्व करना जरूरी होता है, राइट। इसमें पिछले अगर हम एक्सपीरियंस करें तो उसमें क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा भूमिका है किसकी, जॉन डेवी ने समस्या यानी कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के 5 जो स्टेप है उसको मंजूरी दी थी, यानी कि हल करना था, और यही स्टेप रीजनिंग में भी काम करते हैं। ये वो स्टेप है जब कठिनाई महसूस होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, तभी ये यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें कौन सा है वो हम देख लेते हैं, फीलिंग द डिफिकल्टी। It is the stage when the difficulty experience achieve the goal because of some barrier or blockage. It make the person aware about difficulty. Means इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जब कोई डिफिकल्टी होती है, तो हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कुछ हमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे ही हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम जो होती है, बैरियर होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इट मेक द पर्सन अवेयर अबाउट डिफिकल्टी। अगर कोई भी ऐसी बाधा आती है, पर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करता है, ठीक है, अवेयर करता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डिफिकल्टी। इन दिस स्टेज effort and made to locate the difficulty, the nature of blockage or barrier is made clear, thus the difficulty is established and defined। means इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी लोकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डिफिकल्टी है, इस स्टेज में क्या होता है, ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, यानी कि इस स्टेप में कठिनाई का पता लगाने के लिए प्रयास किया जा सकता है, ठीक है, कि जो नेचर है उसमें क्या जो ब्लॉकेज बैरियर है उसको क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है, इस्टेब्लिश को डिफाइन किया गया है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है location of possible means after establishment of difficulty different possible means are located that can help in removing the blockage of barrier। मीन्स इसमें कहा गया है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट और डिफिकल्टी डिफरेंट पॉसिबल मीन्स आर लोकेटेड, दैट मीन्स हेल्प रिमूविंग द ब्लॉकेज और बैरियर्स। यानी कि इसमें साधन तो है जो हम कर सकते हैं, रुकावट है, बाधा को दूर करने में भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी कंडीशन में हम फंस भी जाते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, कई सारे हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। अगर हम सोल्यूशन को ढूंढते हैं, हमारी प्रॉब्लम भी इसमें क्या है, सॉल्व हो सकती है। इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि इसमें क्या कहा गया वो भी हम देख लेते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन, यानी कि उसका इवैल्यूएशन निकालना, किसका, यानी कि हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का। किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम फंस जाते हैं, उस चीज को क्या करना, सॉल्व करना। अवेबिलिटी टू पॉसिबल means lead to purpose a solution to problem that is called hypothesis। This possible solution evaluated taking into and considerations the available means। The evaluation suggests the chance of success, and if the hypothesis accept the problem get solved। However, if it is rejected, new hypothesis form। This process continues as long as the hypothesis is approved। means इसमें कहा गया है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, यानी कि जिसे हम परिकल्पनाएं भी कहते हैं, राइट। यानी कि इसका मीन्स है कि प्रॉब्लम के समाधान का अनुमान लगाया जाता है, परिकल्पना इसे हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस भी कहते हैं, राइट। इस टाइप की जो पॉसिबल जो सोल्यूशन होती है, उसका जो इवेल्युएटेड होता है वो निकाला जाता है, राइट। यानी कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन भी निकालना जरूरी होता है। उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए इसका जो हम क्या करते हैं, इवेल्युएट भी करते हैं, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे भाग तो नहीं सकते ना, उसे आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको उसको फेस करना होगा, आपको क्या होगा, उसे फेस करना पड़ेगा। अगर आप फेस ही नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, राइट। आप ये सोचते हो मैंने अपने गोल को अचीव करना है, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता।
जब भी आप अपने गोल को अचीव करते हैं, हमारे रास्ते में कई सारे बैरियर आते हैं, कई सारे ब्लॉकेज आते हैं, जिससे हमें फेस करना पड़ता है। जब हम उस चीज़ों से फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने अचीव को यानी कि जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तब हमें वो सब रियलाइज़ होता है कि हमारे सामने कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी। हम उसको बाद में क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब हमें सक्सेस मिल जाती है, राइट? इसमें नेक्स्ट आता है applied of solution. The solution idea formations of certain principle and theories when which can be used in solving other problems. यानी कि इसमें कहा गया है कि इसमें जो सॉल्यूशन है उसका क्या फॉर्मेशंस होता है, राइट? इसके प्रिंसिपल्स और थ्योरी के बेस पर, राइट? और इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, तो उसको क्या है, सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग फॉर अ नर्स। इसमें क्या कहा गया है, ये लास्ट है पॉइंट हमारा, ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। नर्सिंग इज सच अ प्रोफेशन वेयर एवरी पेशेंट इज अ यूनिक, द प्रॉब्लम व्हिच आर फेस्ड आर चैलेंजिंग वन, द बुकिश नॉलेज may not be useful and basis instances she has to take those problems very smartly. In this purpose, she is expected to such novel, the unique and ideas are the part of creative thinking. Some of the unique and novel ideas to handle those problems being tended to not sufficient because both are different in nature. Every intelligent some person may not be creative, but every creative person has at least average intelligence. Creativeness has developed new methods of dealing with patient, she innovating and developing good relationship with patient. Maybe every innovating and developing good relationship with, इसमें कहा गया है जो एक नर्स है, नर्स का ये क्या है, एक प्रोफेशन होता है। ये हर एक पेशेंट के लिए क्या होता है, नर्स जो होती है उसका ये क्या होता है, प्रोफेशन होता है। पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो नर्स उसकी केयर करती है, उसे हर एक चीज जो है प्रोवाइड करवाती है, राइट? जिन भी प्रॉब्लम का अगर उसे सामना करना पड़ता है, वो क्या करती है, स्मार्टली से उस चीजों से बाहर निकलती है, राइट? स्मार्टली से उस प्रॉब्लम को फेस करती है, उसे वहां से निकालने की कोशिश करती है, राइट? यानी कि जो बुक्स है, जो बुक्स होती हैं उसमें ये सब चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, यानी कि जो बुक्स में जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो इतनी यूज़फुल नहीं होती है। वो क्या करती है, उस प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्टली से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नर्स जो होती है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। उसके सामने अगर इमरजेंसी में कोई भी ऐसा पेशेंट आ जाती है, तो उसे वो कैसे फेस करेगी? कैसे उस चीज़ को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी? जब डॉक्टर भी वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी? जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं, तो अपने क्या करेगी, स्मार्टली से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है? यानी कि उसके माइंड में कुछ आइडियाज़ आते हैं कि हम इसे कैसे जो है फेस करें, इस प्रॉब्लम को कैसे फिनिश करें। वो उसके क्या होता है, माइंड में क्रिएटिव थिंकिंग बनना शुरू हो जाती है। वो अपने माइंड में सोचना शुरू हो जाती है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, राइट? उसको सॉल्व करने के लिए वो अपने माइंड को दौड़ाना शुरू कर देती है। जो पेशेंट है, उसे कौन-सी मेडिसिन देनी है, उसे ऐसा कौन-सा जो है इंजेक्शन दिया जाना चाहिए जिससे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो वो अपने माइंड को क्या, क्रिएटिव थिंकिंग बनना शुरू कर देती है। उसके पास क्या है, आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देती है। यानी कि कहा गया है कि इसमें जो नर्स है, उसका क्या है, एक अलग से ही एक रूप होता है, जिसमें वो एक डॉक्टर की तरह अपनी भूमिका निभाती हैं, राइट? अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो जो नर्स है, उसे ये सब चीज़ जो है करनी पड़ती है, जो डॉक्टर सब करता है, राइट? तो इसमें कहा गया है जो इंटेलिजेंस है, वो जो नर्स है, वो एक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, एक डिफरेंट नेचर होता है, यानी कि वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। हर इंटेलिजेंस व्यक्ति नहीं हो सकता, राइट? तो इसमें कहते हैं एवरी जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसमें क्या है, जो रचनात्मक व्यक्ति के पास क्या होता है, कम से कम एवरेज इंटेलिजेंस होती है। क्रिएटिव नर्स नया जो है डेवलप करना शुरू कर देती है, पेशेंट के साथ जो है बिहेव करने के उसके पास तरीके भी होते हैं, किस टाइप से उसे बिहेव करना चाहिए। वह इनोवेटिव पेशेंट के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाती है, राइट? और उसमें क्या होता है, अच्छे से अच्छे अपने एक्सपीरियंस को भी उसमें क्या करती है, वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करती है। वो क्या करती है, जो नर्स होती है पेशेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है, और उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो उसे भी वो क्या करती है, उस प्रॉब्लम से पेशेंट को बाहर निकालने की कोशिश भी करती है। उसके हर एक नीड को क्या करती है, पूरा करती है, राइट? तो इसमें यही कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।